नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमना सामना मीडिया के खास प्रोग्राम रूबरू में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ रूबरू में शरीक है मुल्क की जानी मानी शख्सियात, ख़वातीन शख्सियात। हमारे साथ जो सबसे पहले मौजूद है डॉक्टर उज़्मा नाहिद साहिबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, इक़रा इंटरनेशनल वुमेन्स अलायंस की रूह रवा है, मजलिस मशावरत की नायब सदर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साबिक रुकन रह चुकी हैं और एक आला मजहबी घराने से जिनका ताल्लुक है। वहीं दूसरी शख्सियत हमारे साथ में अतिया फिरदौस। अतिया फिरदौस का तारुफ किया है कि वो बीटेक से इंजीनियर है, बीटेक आईटी में इंजीनियर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी कोटा से जर्नलिस्ट है माशाल्लाह, और दैनिक भास्कर अखबार की जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की प्रोग्रामर हैं वो। आइए हम इनसे बात करते हैं और आज के मौजूदा हालात पे बहुत सारे हमारे सामने सवालात हैं और मुल्क के जो हालात हैं मौजूदा, उस पर हम बात करते हैं। उज़्मा नाहिद साहबा, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा जारी है, तो 3 महीने से हम जो है लॉकडाउन में है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके बावजूद कोरोना वायरस के केसेस पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हुकूमत का या आम इंसानों का लाएअमल क्या होना चाहिए, आगे की प्लानिंग क्या होना चाहिए कि लॉकडाउन के जो हालात हैं वो कैसे होंगे, और कोई प्लान इसके हुकूमत को नजर नहीं आ रहा है, तो आपके जहन में कोई प्लान है इसके खिलाफ लड़ने के लिए? असल में जो इस सिलसिले में मैं ये कहूंगी कि ये अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, जिस तरह की ये तकलीफ है और जो इसके असरात जाहिर हो रहे हैं, तो उसमें जो एहतियाती तदाबीर हमें करनी है वो अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलेंगी, कई महीने चलेंगी, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है और कभी भी कहीं भी किसी को भी हो जाता है। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर तो हमें रखनी है। ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी का एक लाया-अमल जो है वो नए सिरे से तय करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद मैं ये समझती हूँ कि हम शायद एक नई दुनिया में एंटर हो जाएंगे। शायद हमने इससे पहले तसव्वुर नहीं किया होगा कि कैसे हालात लॉकडाउन के बाद होंगे, क्योंकि जो कुछ हमने इससे पहले कुछ महीनों पहले जो तय किए थे अपनी जिंदगी के प्लान, अब बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि ना वो लोग रहे, ना वैसी प्लानिंग रही, ना लोगों के पास उतना पैसा रहा, और वो रिस्क अब जो है मनी रिसेशन भी शुरू हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी एक सिचुएशन है जिसको हमें वेलकम करना है पूरी एहतियात के साथ। तो मैं समझती हूँ कि इसको बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए लोगों को, इसे लाइट नहीं लेना चाहिए और ना अपनी जिंदगी को 2-3 महीने और रिस्क जो है उसको बहुत आराम से गुजारना चाहिए, एकदम भागदौड़ नहीं शुरू कर देनी चाहिए। तो वो बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं आता हूँ अतिया फिरदौस की तरफ। अतिया फिरदौस, आप क्या सोचती हैं? उज़्मा नाहिद साहब का कहना है कि 2-3 महीने और हमें एक नई जिंदगी की तरफ जाना है, नए सिरे से हमें अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। तो क्या लगता है 2-3 महीने में ये हालात गुजर जाएंगे या और भी आगे हमें कोशिश करनी होगी? किस तरह के हालात होंगे? देखिए, आप मुझे मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगी, जो उन्होंने बोला है वो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली बीमारी है। लेकिन मेरे जहन में कुछ दूसरा है कि जिस तरह से डेंगू मलेरिया होता है या दूसरी तरह बहुत सारी बीमारी हमेशा हर साल आती है और चली जाती है, लेकिन ये जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, एक कोरोना 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 इसको इतना हवा बना दिया है, इसकी वजह से इस बीमारी है, ओके ये एग्जिस्ट है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरे पेशेंट, जैसे रोज एक ना एक, जैसे शाहिद सिद्दीकी साहब की भतीजी, उनको किसी हॉस्पिटल ने नहीं लिया। कल एक प्रोफेसर साहब थे अरेबिक डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका नाम जहन से निकल रहा है, उनको हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। तो ठीक है, हम बीमारी से लड़ें, लेकिन हम किस तरह से हम बीमारी से लड़ेंगे, ये एक सोचने वाली बात है कि
आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हम तो मैं तो एक मध्यम वर्ग, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। जब एक एमएलए होकर, जब एक प्रोफेसर होकर अपनी जिंदगी नहीं बचा पा रहे, तो हम जैसे एक मिडिल क्लास लोगों का क्या होगा। तो सरकार को इससे बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। बोल रहे हैं हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है जो पेशेंट है। अब एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है बड़े बड़े कि इतना हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, इतने बेड है, इतना ये है, तो फिर उनके वादे किस तरह के वो वादे कर, मतलब ये लोग किस तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं। अभी तक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को 7 हॉस्पिटल्स में जाने के बावजूद कोई बेड नहीं मिल पाता है, 4:30 बजे वो एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कल का वाकया है ये, और 6 बजे उनकी डेथ हो जाती है, वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं। तो हम किस तरह लड़ेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी कभी थाली बजाओ, कभी बत्ती जलाओ, और फिर लास्ट में बोलते आत्मनिर्भर बनो। आप देखिए जो पैदल चलता हुआ मजदूर है वो किस तरह से आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसका मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास किसी भी तरह का कोई प्लानिंग है। उसने किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है, आपको मरना है, जीना है, आपको जो करना है वो सब जनता को ही करना है। तो ये किस तरह की कोई प्लानिंग सरकार के पास नहीं है। तो इसमें जब सरकार किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी। आप देखिए जो डेथ का जो रेशियो है, वो कोरोना पेशेंट का कम है, लेकिन किसी की कोई हार्ट पेशेंट मर रहे हैं, कोई जिसको शुगर है वो पेशेंट मर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं कर रहे हैं। जहां तक मुझे महसूस हुआ है कि कोरोना से तो कम मौतें हो रही है, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरे जो डिजीज है उनका जो इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ज्यादा लोग मुझे लग रहा है अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। जी उज्जवला साहबा, जैसे कि अच्छे फिरदों से ये हालात रखे देश के, और जो हमारे सामने देश के हालात है कि किस तरह से कोरोना वायरस से की महामारी बढ़ी है और सरकार नाकाम नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं सरकार ने या पीएम ने कह ही दिया है कि अब जो है लोगों को खुद लड़ना है, इससे सरकार सिर्फ अकेले नहीं लड़ सकती है क्या। तो सरकार की नाकामी और कामयाबी के बीच में आप क्या देखती हैं, आप क्या कि सरकार नाकाम है या कामयाब है? अगर नाकाम है तो इसके असबाब क्या है? देखिए नाकामी के असबाब जो देखिए, इंसान अपनी जो दुनिया भर की हुकूमतें हैं उनकी मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज थे या जो लोगों की रोजगार छूट गया उनको उन्होंने बाकायदा पैसा दिया ताकि वो एक तरफा जंग जो है वो लड़ सकें, बीमारी से लड़ सकें, अपने रोजगार की तरफ से वो बेफिक्र हों। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना 20,000 करोड़ रुपया आया है गवर्नमेंट के पास, उसका कोई हिसाब किताब नहीं किसको दिया है या नहीं दिया है, बल्कि नहीं दिया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग सफर करके गए हैं बंबई से और 1400 किलोमीटर का सफर उन्होंने किया है, पाँव फट गए उनके और किस किस मुसीबतों से वो लोग पहुंचे हैं। बहुत से लोग जिंदा भी नहीं पहुंचे, खाना पीना उनके लिए रास्ते में नहीं था। तो इस पूरे अरसे के अंदर हमें ये अंदाजा हुआ कि ना तो हॉस्पिटल्स जिनके अंदर बेड अवेलेबल नहीं है, और ये बम्बई जैसी जगह या दिल्ली जैसी जगह जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं और बड़े सिटीज हैं, इनके अंदर बेड अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई कि जिस शख्स के पास पैसा नहीं है उसकी मौत यकीनी है। और एक दिन का बंबई में 45,000 आम से हॉस्पिटल में 45,000 एक का, तो वो बिल्कुल जो आम सा इंसान है, मिडिल क्लास है, वो कैसे अफोर्ड करेगा इस चीज को। खाने पीने का इंतजाम नहीं है। तो ये तो फेलियर है, यकीनी तौर पे इस मामले में फेलियर है और इससे बहुत नाराज है पब्लिक। दूसरी बात जो हमें नजर आ रही है वो है आगे की के जो रोजगार लोगों के छूट गए हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत सारे लोगों के वो चले गए हैं और ये लोग अब कह रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म कहना चाहिए जंग शुरू हो चुकी है कि किस तरह सरवाइव करेंगे लोग अपने प्रोजेक्ट्स को, लोग अपनी इंडस्ट्रीज को, और इनको ये तो वापस आना नहीं चाहते हैं। और मुझे एज ए सजेशन मैं ये कहूंगी कि इन लोगों को डबल ऑफर करके जो इनके नुकसान हुए हैं वो उनको डबल ऑफर करके बुलाना चाहिए। ये एक झेलना पड़ेगा इनके साथ अभी। ये तो रही, आगे आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से होता है, कैसे होता है, हम कैसे संभलते हैं या देश किस तरह लड़ पाता है।
लेकिन पिछले 3 महीने में जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से खासतौर से मर्दों को जो परेशानी हुई, रोजगार, जैसे आपने रोजगार की बात कही, रोजगार चला गया और कारोबार बंद हो गए। यहाँ तक कि रमजान में मस्जिदों में इज्तिमाई जो नमाज होती है, चाहे वो जुमा की हो या और नमाजें, वो नहीं हो पाई। बहसियत खातून के, आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, बहसियत खवातीन के आप लोगों ने कितनी तकलीफ महसूस की उम्मराज साहबा? क्या इसको किस नजर से देखती हैं आप? तकलीफ महसूस की? जी, आपने सवाल क्या किया? मुस्लिम खवातीन ने किस तरह से गुजारा, क्या तकलीफें सामने पेश आई? हाँ, जहाँ तक इसकी बात है, देखिए रमजान की बात है और ये पेंडेमिक पीरियड की बात है, तो यकीनन वो एक मरहला था। लेकिन मुझे जो अंदाजा हुआ, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग उनके स्टेटस हैं लेडीज के, कोई बहुत हाई प्रोफाइल टाइप की हैं और कोई मिडिल हैं, कोई, लेकिन मुसलमान औरतों का मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा प्लान बनाया कि वो रमजान में उन्होंने इबादत की तरफ अपना रुझान लगाया। और इस पेंडेमिक पीरियड में बहुत सारी लेडीज ने क्लासेस ज्वाइन की, कुरान की क्लासेस ज्वाइन की, अरबी क्लासेस ज्वाइन की, जी, और दुनिया भर की जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो ज्वाइन की। उन्होंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया अपना। जी, तो ये चीज, बल्कि इन्हें दूसरी जगहों पर आर्ट वगैरह चल रही थी या ऐसे ही फन की चीजें चल रही थी, लेकिन मुसलमान औरतों ने खासतौर से बहुत जिम्मेदारी से ये पीरियड गुजारा, जिसपे मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सोचा समझा उनका स्टेप था और इससे उन्हें फायदा हुआ। दूसरी बात जो है, घरों में रहने की जहाँ तक बात है, तो ये एक अच्छा हमें वो महसूस हुआ कि घरों में फैमिली के साथ रहने में बहुत सारी चीजें हम नेग्लेक्ट कर रहे थे और मिस कर रहे थे कि जी, घरों में साथ कैसे रहना। लेकिन इस बीच में रमजान में जो है जमातें हुई, तरावी हुई और बाकायदा पाबंदी से इसका एहतमाम किया गया। मर्दों ने जो है औरतों के साथ कंट्रीब्यूट किया कामों में, घरों के काम में, और वो औरतें जो शायद बहुत प्रोफेशनल थी, उन्होंने घर की झाड़ू भी दी, घर के बर्तन भी धोए, और अच्छी बात यह कि मर्दों ने उसमें सपोर्ट किया। तो ये एक मुझे बहुत खुशी की बात लगती है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई खानदान के अंदर, जी, जो शायद पहले बड़ा मुश्किल था वो समझाना। छोटी छोटी चीजें मैं देखती हूँ कि चीजें कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, तो अक्सर मर्द डाल फेंक के इधर उधर रख देते हैं चीजें, लेकिन इसमें बहुत तरतीब के साथ, क्योंकि औरतें घरों में थी मौजूद, तो ये बड़ी अच्छी बात थी एक तरह जी। से। या फिर तो आप क्या कहना है, ये किस तरह से, क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानी आई? हाँ, मेरा थोड़ा इनसे, हाँ जी, मेरा इनसे थोड़ा अलग व्यू है, जी, क्योंकि एक तो मैं फील्ड में काम करती हूँ, तो तजुर्बा मेरा थोड़ा अलग है। जी, जहाँ तक हमें मुस्लिम अब वुमेन्स की बात कर रहे हैं, मैं कोटा शहर से बिलोंग करती हूँ, कोटा राजस्थान से हूँ। जी, रहती मैं मुंबई में हूँ, आपको मालूम था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं अभी मायके में फंसी हुई हूँ। तो जी, 2-3 महीने से मैं यहीं पर हूँ, इस वजह से मैं मुंबई भी नहीं आ पाई। जी, हाँ, तो मैं ये बात कर रही हूँ, जब कोटा में हमारे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जो सबसे पहले जो कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू हमारे घंटाघर एरिया के अंदर लगा। घंटाघर एरिया पूरा टोटल मुस्लिम बेल्ट है। वहां पे मतलब मिडिल क्लास से भी बिल्कुल जो रोज मजदूर टाइप जो लोग होते हैं वो उससे रहते हैं, रोज कमाया और उन्होंने खाया। जी, ऐसे एरिया के अंदर आपने पूरा एरिया बंद कर दिया। एक तो जो आपने तबलीगी कोरोना, इस्लामी जिहाद कोरोना और इस तरह से कोरोना जिहाद और बहुत सारे बायो जिहाद, ये नाम देकर जो एक कम्युनलिज्म फैलाया था सोसाइटी के अंदर, उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारे स्टेट में देखने को मिला, हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। और मैं जहां तक मैंने सोशल मीडिया फेसबुक पे देखा, तो हर मुस्लिम एरिया के अंदर इस तरह के जो साइड इफेक्ट्स थे, जी, जो हेट वाले साइड इफेक्ट्स थे, वो देखने को मिले। जो मीडिया ने जो हेट फैलाया था, अभी जो मैं घंटाघर की बात कर रही हूँ, वहां पे उन्होंने पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। जी, जो एक 10 रुपए की सब्जी थी वो वहां 50 रुपए में बिक रही थी। जो एक दूध का जो 20 रुपए का पैकेट था वो 100 रुपए में बिक रहा था। आप सोच कर देखिए, जो इंसान रोज मजदूरी करता है वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे पास लोगों के फोन आते थे कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम रोटी में नमक लगा के बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों को हम दूध नहीं पानी पिला रहे हैं। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि ऐसा लग रहा था कि कोरोना से नहीं मरेंगे वो लोग, भूख से मर जाएंगे। समझ ऐसे जाएंगे। हालात में हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उन तक कुछ पहुंच जाए, बहुत हेल्प करने की कोशिश करी है, लेकिन
बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री से उन्होंने वो पूरा एरिया सील कर रखा था, वहां कोई ट्रक नहीं जा सकता था, वहां किसी तरह की हेल्प नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी ने ये जो लॉकडाउन था इस हालत में बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त देखा है। तो और ऐसे हालात खवातीन पे कितना असर पड़ा? आप देखिए जो घर का मैनेजमेंट चलाते हैं वो ख्वातीन चलाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन्होंने तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दुख तकलीफ उठाई है इस पीरियड के अंदर। रमजान से पहले तक भी, एक दिन पहले तक भी लोगों के पास था कि हम कैसे रमजान रखेंगे, हम कैसे रोजा रखेंगे, कैसे रोजा खोलेंगे, हमारे पास घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है खाने को। तो ऐसे बहुत बहुत ज्यादा हम बुरे हालात से गुजरे हैं। मतलब मैं आपको हालात बयान करूंगी तो उस टाइम पे मतलब मैं घर में सुकून से सो नहीं पाती थी, रातों में नींद नहीं आती थी कि कैसे हम लोगों की मदद कर दें। उस्मान हाजी साहबा, जैसे कि अतिया फिरदौस ने कहा कि कोरोना वायरस को कोरोना जिहाद और कोरोना बायो पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, यानी बीमारी से लड़ने के बदले ये लोग पूरी कौम से लड़ रहे थे। मुल्क को जहां पर एक बीमारी से लड़ना था, मुसलमानों से लड़ रहे थे तबलीगी जमात के नाम पर। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टफ पीरियड इस लिहाज से था, पॉलिटिकली बहुत ही टफ पीरियड था कि फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी लोगों के पास। हम यहाँ बम्बई में जो है, बम्बई में हमने जो फूड प्रोवाइड करने की कोशिश की जो लोगों के लिए, तो धारावी और ये भारत नगर और ये 4-5 तंजीमें मिलके, जिसमें इजाफा और यूनिसेफ वगैरह और ये सारी तंजीमें 8 तंजीमें मिलके हम लोग काम कर रहे थे। 2 महीने तक खाना पहुंचाया। और ये सही कह रही हैं कि वो ऐसे बेचारे ऐसे लोग थे कि जिनके पास कुछ नहीं है, और वो यानी खाना, पक्का हुआ खाना भी अगर कहीं से मिल रहा था उनको, तो वो ऐसा खाना आ रहा था जो म्युनिसिपैलिटी से मिल रहा था कि वो खाने के काबिल नहीं। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी हमें कॉल कर रहे थे और वो भी कह रहे थे कि ये वो है, बहुत तकलीफ दे चीज है। इसी तरह एक वाकया यहाँ पर हुआ कि एक आध लोग जो बाहर निकले, तो हिंदुस्तान भर की खबरें हैं, यहाँ तो फिर भी काफी कंट्रोल था बम्बई में। उद्धव ठाकरे के जो रूल में मुझे लगा कि काफी चीजें जो है उन्होंने संभाल के चले हैं वो, लेकिन फिर भी पुलिस का बिहेवियर जो है वो कई जगह देखने में आया कि बहुत ज्यादा मारपीट का उन्होंने मामला किया लोगों के साथ। क्वारंटाइन में जो लोग थे वो उनका टेस्ट हो गया और नेगेटिव आ गया, उसके बाद भी वो 14 दिन हैं और फिर 14 दिन और उनका तबलीगी जमात के साथ और बढ़ा दिया गया उनका। तो ये एक अजियत और तकलीफ की बात थी कि 80 दिन, पूरा 80 दिन रखा है उनको। हाँ, फॉरेनर्स भी थे उसके अंदर। और ये जो तकालीफ हुई है, हाँ 80 डेज पूरा उनको रखा। हाँ, अब इसके बरक्स अगर देखें कि मुसलमानों ने ताउन क्या किया, मतलब इतना सब झेलने के बाद भी प्लाज्मा मुसलमान दे रहे हैं, खाना मुसलमान खिला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जो जब तक ट्रेनें चली तब तक वो भाग भाग के उन्हें खाना दे रहे थे, जो लॉरियां चल रही थी तो ऊपर फेंक फेंक के ये इस चीज को हम नहीं कह रहे हैं एज ए मुस्लिम, बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी इस बात को सराहा और ये कहा कि मुसलमानों ने बहुत, बल्कि उद्धव ठाकरे ने का स्टेटमेंट आया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया मुसलमानों का कि उन्होंने इस पीरियड में बहुत काम किया और लोगों को खाना खिलाया। मतलब हर तरह से मुसलमान खड़े थे, रमजान भी थे, रोजे भी थे, और यानी पिटाई भी हो रही थी, उसके बाद भी खाना खिला रहे थे वो। तो अल्लाह ने ये वक्त गुजारा है, लेकिन ये कि बहुत टफ, रियली बहुत टफ पीरियड था ये। जैसे कि उस्मान हाजी साहबा, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा काम किया, महाराष्ट्र में कोशिश की कि किसी तरह फिरका परस्त अनासिर को या ऐसे जर्नलिस्ट को जो जहर उगल रहे थे उन पर रोक लगाई जाए। मैं अतिया फिरदौस से पूछना चाहूंगा कि प्रशासन ने या जो हुकूमत ने इसमें क्या रोल अदा किया, हुकूमत का क्या रोल रहा इस तरह के जाफरानी मीडिया को रोकने के लिए, या जिस तरह से फिरका परस्ती की बात जो हो रही है, इसको आप किस नजर से देखती है? जैसा कि आप प्रशासन के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं बाकी स्टेट का तो मैं बोलती हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो पुलिस थे, वो वाकई में कोरोना योद्धा थे। उन्होंने हर तरह से जितना हो सका उन्होंने किया। लेकिन सिर्फ 2 जगह, एक दिल्ली और एक यूपी, वहां पर पुलिस ने जो रोल अदा किया है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जहां एक तरफ पुलिस को कोरोना पेशेंट से लड़ना चाहिए था, इस महामारी से लड़ना चाहिए था, वो वहां किन से लड़ रही थी? वो वहां स्टूडेंट से लड़ रही थी। वो कभी एमयू के स्टूडेंट को उठा लेती है, कभी जामिया मिलिया के स्टूडेंट को उठा लेती है। और इस 3 महीने के दौरान उसने जितने भी एंटी
प्रोटेस्टर्स थे उन सबको उठा के जेलों में डाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी सफूरा जरदार जो पीएचडी स्कॉलर है उन सबको उठा के जेल में डाल दिया। कल बाबू बजरंगी गुजरात दंगे के जो जिसने एक माँ का पेट चीर के बच्चे को जो त्रिशूल पे निकाला था वो बाबू बजरंगी, कल उसको कोर्ट से जमानत मिल जाती है, लेकिन सफूरा की 3 बार जमानत खारिज हो जाती है। ये इस महामारी के दौर में जब हम इतनी सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम हमारी इतनी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, उस दौर में एक प्रेग्नेंट लेडी उसको जेल में रखना कहाँ का इंसाफ है। एक हथिनी जो केरल के एक वाक्य पालक्काड में हुआ जिसको भी लोगों ने कम्युनल बनाने की बहुत कोशिश की है कि मुस्लिम्स ने किया उसमें बम कर दिया, जबकि पूरा मामला उल्टा निकला। मालापुरम का मामला नहीं था, वो पालक्काड का मामला था। तो इस तरह से इन्होंने एक कम्युनल फैलाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता यूपी और दिल्ली की पुलिस ने इस महामारी के अंदर जो कोरोना योद्धा थे उनकी तरह कुछ काम किया है। तो दिल्ली और यूपी की हुकूमत ने क्या जिम्मेदारी निभाई? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उनको लड़ना था, लेकिन कोरोना से लड़ना था, बीमारी से लड़ना था, लेकिन वो स्टूडेंट से लड़ रहे थे। उनको उठा के जेलों में डाल रहे थे क्योंकि सबसे बेहतरीन मौका था फासिस्ट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि इस टाइम पे उनको मालूम था कि कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाएगा, और इस पीरियड को उन्होंने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। शायद उनको तो एक सुनहरा मौका हाथ में लग गया था कि कैसे जो क्रांतिकारी आवाजें थी, जो संविधान को बचाने वाली आवाजें थी, जो हक के लिए आवाजें उठ रही थी, उनको किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से गला घोटा जाए। और इस महामारी का और ये सबसे जो बुरा वक्त था, इसका उन्होंने सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया वो यूपी और दिल्ली की पुलिस ने उठाया है। इसकी आड़ के अंदर इन्होंने सारे बेगुनाहों को, बेकसूरों को, सारे स्टूडेंट्स को उठा के जेलों में डाल दिया और उनके ऊपर यूएपीए जैसा चार्ज, संशोधित जो यूएपीए किया वो चार्ज लगाया है। जी, जैसे कि हमारे सामने एक मामला आया और आपने भी इस पे आवाज उठाई और कंप्लेंट भी की है, डॉक्टर लालचंदानी जिससे इतना जहर उगला, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं यूपी और दिल्ली 2 स्टेट का इसीलिए जिक्र कर रही हूँ बार बार, क्योंकि पुलिस ने भी यहाँ नेगेटिव रोल निभाया है। और यहाँ तक कि डॉक्टर की हम बात करें तो डॉक्टर आरती लालचंदानी, जिसने पहले तबलीगी जमात के ऊपर, जो डॉक्टर लालचंदानी है जी, वो GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर यूपी की जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले जब तबलीगी जमात के ऊपर इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, तब इन्होंने झूठे इल्जाम लगाया कि तबलीगी जमात नर्सों के ऊपर थूक रहे, खानों के ऊपर थूक रहे, नर्सों से अश्लील हरकतें कर रहे। ये वही डॉक्टर लालचंदानी थी। उसके बाद इनका कुछ दिनों के बाद एक वीडियो, अभी 1 तारीख को इनका वीडियो वायरल होता है, इसमें साफ साफ कहती है, इतना जहरीला बयान ये देती है कि मुसलमानों को जहर का इंजेक्शन लगा के मार देना चाहिए और इनको काल कोठरियों में छोड़ देना चाहिए, जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो मतलब आप ये देखिए, महामारी में डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। इस टाइम पर ये इस तरह की बातें कर दी, इनका इंटेंशन ही यही है कि 2 कम्युनिटी के बीच के अंदर बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर दी जाए। आधा काम तो मीडिया कर चुका है और आधा काम जो बचा हुआ काम है वो ये कर रही है। आप ये देखिए कि ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनके इस स्टेटमेंट से तो इस फासिस्ट मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो यही ट्रीट करेंगे मुसलमानों के साथ। यानी इन्होंने एक पर्टिकुलर खास कम्युनिटी को टारगेट किया है और ये मतलब ये साफ साफ चाहती है कि इस कम्युनिटी के लोगों को किसी भी तरह की फैसिलिटी ना दी जाए। जी, आपने डॉक्टर लालचंदानी के खिलाफ कंप्लेंट की है, क्या रहा उसका मामला पूरा? जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल इनके लिए इनके खिलाफ FIR की है। ये इसकी कॉपी है, ये रिसिप्ट है इसकी। जी, ये देखिए, मैं आपको ये रिसिप्ट नजर आ रही है जी, 8 तारीख का ये रिसिप्ट है। जब मैंने इनका वीडियो देखा तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने यूपी गवर्नमेंट को बहुत टारगेट किया, यूपी पुलिस को टैग किया, ट्विटर पे हम लोगों ने बहुत सारा कैंपेन चलाया, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो मुझे लगा कि इसने सोशल मीडिया पे गाली देना और बुरा भला कहने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा, इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है हम राजस्थान में रहते हैं और यहाँ पे गहलोत की सरकार है, तो गहलोत जो सरकार है, हमें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने समय समय पे बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं जो बड़े प्रशंसनीय हैं। जैसे मैं आपको 2-3 कानूनों की बात बताती हूँ। राजस्थान में सुनवाई अधिकार अधिनियम उन्होंने 2012 में बनाया, राजस्थान गारंटी पब्लिक सर्विस एक्ट बनाया, RTI एक्ट बनाया और स्ट्रीट वेंडर एक्ट, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट से जुड़े हुए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए हैं और वो इंसाफ वाले कानून है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं, हम गहलोत सरकार से उन पर पूरा हमें यकीन भी है और बहुत ज्यादा यकीन है कि वो जो इस तरह का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया डॉक्टर आरती लालचंदानी ने इस केस के अंदर, जो मैंने उनके ऊपर FIR की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गहलोत सरकार है, उनका जो प्रशासनिक सिस्टम है, इसका साथ भी देगा।
क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं थाना अधिकारी के पास गई तो उसने मेरी कंप्लेन लेने से मना कर दिया। जब मैं एसपी से मिली 8 तारीख को, तो एसपी ने मुझसे खुद बोला कि अगर ये हमारे राजस्थान का मामला होता तो हम उसी वक्त उस डॉक्टर को जो इतना जहरीला बयान दे रही है, जो फासिस्ट डॉक्टर है, उसको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देते। तो मुझे पूरा उम्मीद और यकीन भी है कि गहलोत सरकार इसमें इंटरवेंशन करेगी और कुछ ना कुछ इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। उस्मा साहिबा, मेरा आपसे सवाल है, आप सुन रही हैं? मेरा आपसे सवाल है कि जो इस तरह के जो हालात थे, इतना महामारी का दौर गुजर रहा था, पुलिस को और डॉक्टर्स को कोरोना से लड़ना चाहिए था मिलकर। हम उनको कोरोना योद्धा कह रहे हैं, हर तरह से उन लोगों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस ऐसे माहौल के अंदर अगर डॉक्टर इस तरह से स्टेटमेंट देती है, और डॉक्टर कफील जो गरीबों के लिए हमेशा खिदमत करते आए हैं, यूपी में उनका बहुत नाम है, जिन्होंने बाढ़ जैसी कंडीशन में भी सड़कों पे जाकर गरीबों की फ्री में मदद की है, आज उन डॉक्टर के ऊपर एनएसए लगाकर उनको जेल के अंदर बंद किया है, उनकी जमानत रद्द कर दी गई है। और ऐसी कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडी सफूरा जज्जाद पीएचडी स्कॉलर है, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। तो इन दोनों केसेस में आप क्या कहती हो? और एक तरफ दूसरी जो आरती लालचंदानी है वो खुले घूम रही है, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो दंगाई लोग हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं इस तरह से, परेश शर्मा जैसे लोग हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं, वो आजाद घूम रहे हैं, और जो बेगुनाह लोग हैं उनको उठा के पुलिस जेल में डाल रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहूंगी कि देखिए, ये जो सारी एक्टिविटी है 4-5 महीने से, जो हमारे बच्चे जो एक्टिविस्ट हैं वो जिस तरह से हैंडल कर रहे थे हिंदुस्तान के संविधान को और उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, खुद उसी को उन्होंने जो है जुर्म बना दिया, और यानी सवाल करने तक की सजा दी जा रही है। तो एक तो ये कि ये इतने फाइनेस्ट एक्टिविस्ट थे कि जिनको यानी दुनिया में अगर ये कहीं और होते तो इनको सर पे बिठा के रखते। ये ज़हीन थे और ये मेहनत करने वाले थे, इनके अंदर जंग करने की सलाहियत थी, ये नई जनरेशन को संभालने वाले लीडर बन सकते थे, और ये हक था उनका कि वो जो मांग रहे थे कि हमें अपना हक मिलना चाहिए। संविधान की बहुत पीसफुली और बहुत शांति के साथ ये लोग मुतालबे कर रहे थे। तो उल्टा उसके हुआ ये कि पुलिस जो है वो खुद संविधान का पास नहीं कर रही है, और पुलिस ने जो है बगैर इन्वेस्टिगेशन के इनको अंदर डालना शुरू किया। इसी के साथ साथ ये यूएपीए जो लगाया सफूरा के ऊपर, डॉक्टर सफूरा के ऊपर, ये इंतहाई तकलीफदेह चीज है कि और इसको पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। बल्कि ये पूरे 4-5 महीने के अंदर जो कुछ हुआ है इसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया और इसको समझा कि ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बाकायदा एक लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। और ये यूएपीए किसी पे डालना जो है उसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो है वो बगैर किसी वारंट के आप गिरफ्तार कर रहे हैं, सबूत नहीं चाहिए आपको, ना कोई आप बेल की उम्मीद कर सकते हैं, जमानत इसकी नहीं हो सकती, जेल में जब तक चाहे उसको आप डाले रख सकते हैं। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1300 बच्चे जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं। कहीं और होते तो इनको बिठा के बात की जाती, इनके मुतालबात तस्लीम किए जाते, और किस चीज के लिए? ये हक अपना मांग रहे थे, अपनी नेशनलिटी का। और अच्छी बात ये कि इसमें मतलब ये मुसलमानों के सिलसिले में अगर ये था तो इसमें हिंदू बच्चे शामिल थे, दूसरी कौमों के बुद्धिस्ट शामिल थे, जैन शामिल थे, बहुत सारे लोग, सिख थे। जिस तरह वो सब साथ में आए, तो इसको बजाय इसके कि इसको समझा जाता कि ये जनरल अवाम है, ये कोई एक कम्युनिटी नहीं है, उनको अंदर डाल दिया गया। इसमें पुलिस का कोई ये जो इंग्लिश में कहते हैं मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव के उनका अपना कोई अंदिया था, इसमें ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो खुद संविधान का पास वो खुद नहीं कर रहे थे, पुलिस नहीं कर रही थी, और इन पर झूठे इल्जाम लगाए। यूएपीए जो है वो इतना सख्त कानून है जो सफूरा पर लगाया गया है, 2 और पे लगाया गया, तो उसमें गिरफ्तार करने से पहले किसी किस्म का कोई यूएपीए लगाने में कोई सबूत नहीं चाहिए होता है, बेल नहीं होती है, उसमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जेल में डाला जाता है। इतना सख्त कानून, सिर्फ उनके बोलने भी तो बच्चे हैं अभी, ये तो अभी इन्होंने बोलना सीखा है। तो
मुझे लगता है कि अभी भी जो है भारत का जो संविधान है, अभी भी लोगों को यकीन है और इस मामले को सुधारा जा सकता है। हिंदुस्तान की जो बदनामी हुई पूरी दुनिया में, जी उसको सुधारना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को जी और वापस इसको एक कहना चाहिए रिवर्स गियर में डालना चाहिए चीजों को जी कि ये जो बदनामी सर आ रही है ये ना आए और जी लोग समझें कि ये इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो वाकईतन जमहूरियत है। जी। जैसे कि डॉक्टर कफील ने बॉम्बे में एक तकरीर की, उसके बाद उनको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक वो जो जेल में है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में या यूपी वगैरह खास तौर से जो फिरका परस्त अनासिर है, जाफरानी जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने बहुत खतरनाक तकरीरें की, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली इसमें जो है जो इल्जामात वो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान की आवाम, चाहे वो कोई भी कौम हो, जी। कोई भी कौम हो, हक हक होता है, सच्ची बात सच होती है, वो सब समझ रहे हैं। हम्म, पढ़ा लिखा सबका तबका जो है वो इनके खुद के खिलाफ है। जी और ये जो भी कुछ हो रहा है, आप देखिए कि जब ये आदतें इस तरह की डालेंगे, पुलिस हो या कम्युनलिज्म, आप अपनी कौम को सिखाएं या किसी को भी, एक वक्त वो आता है कि जब वो ये भूल जाते हैं कि दुश्मन कौन है। बल्कि जी दुश्मन तो कोई था ही नहीं सामने, दुश्मन कौन है, वो किसके साथ लड़ रहे थे। आपने जो यहाँ ये पालघर में जो वाकया हुआ, 200 जी साधुओं को जो मारा गया, हम्म, वो क्या गाय का वो कर रहे थे, गाय की हत्या कर रहे थे या क्या कर रहे थे? वो बेचारे सीधे साधे लोग थे। तो आपको कोई नहीं मिला, मुसलमान नहीं मिला, तो आपने उन्हें मार दिया। तो ये चलन ही गलत है इस मुल्क के लिए। सर उनको तो यहाँ मुसलमान जो समझ के यहाँ की मारा गया जो ना। उनको तो मुसलमान समझ के मारा गया कि साधु के भेष में आए हुए हैं और हमारे इलाके में बच्चा चोरी करने के लिए आए हैं। जो भी है, लेकिन ये कि उनसे पूछा तो जाता कम से कम। ये तो कोई आम आदमी भी, हम नहीं देखते कि किसी मुल्क में इस किस्म की चीजें हो रही हैं। सो फजूल की बातें हैं सारी। तो डॉक्टर कपिल को रिहा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डॉक्टर कफील इतना इतना बड़ा मोहसिन एक शख्स है कि जिन्होंने पूरे उसमें 300 बच्चों की जानें बचाई, उनके लिए क्या क्या भाग दौड़ की। ये कैसी अजीब बात है कि हर बात उल्टी करने की कोशिश की जा रही है, हर सीधी बात को उल्टा करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि वो बेचारे ने उन्हें मतलब कितनी परेशानियों से, उनके मामू का भी कत्ल हो गया, उनके भाई का कत्ल हो गया। क्या है ये? मतलब ये बहुत तकलीफ की बात है। और हम, कोई भी कौम हो, हम जब बाहर जाते थे अब से पहले, तो हम बहुत फखरिया हिंदुस्तान के बारे में जिक्र करते थे। आज हमें बड़ी शर्मिंदगी है लोगों के सवालात के साथ। जी बिल्कुल। कि जिस तरह से जो जुल्म हो रहा है और जो हैवानियत हो रही है, कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। मैं उस्माना साहबा आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ कि इस पूरे, चाहे वो फिरका पर अनासिर की तकरीरें हों या कुछ भी हो, उसको मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, लेकिन मुसलमानों को हमेशा मनफी अंदाज में पेश किया गया। आज हमारी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें हैं या हमारी एनजीओज है, हमारे उलमाए कराम है, उन्होंने जो इस कोरोना वायरस की लड़ाई में जो अहम रोल अदा किया है और जो किरदार अदा किया, उसको कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। आप इसको किस नज़र से देखती है? इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है, बल्कि हमारी भी उम्मीदों से ज्यादा उन्होंने अवेयरनेस दिखाई है, इसकी जिम्मेदारी का एहसास किया है। जैसे जैसे मौका आता गया, जैसे जैसे गवर्नमेंट के वो यानी ऐलान आते गए, जी वो बाकायदा अपने लेटर हेड पर मुसलमानों के लिए वो पूरी चीजें जो है, सारी कंडीशंस गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा है, सारा उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में लिख के, और वो बाकायदा सोशल मीडिया में उन्होंने वायरल किया। अभी तक भी जब ये लॉकडाउन कुछ जगहों पर खुला है, तो उसमें भी दारुल देवबंद से वो आया है, लेटर आया है कि अगर मसाजिद में जाएंगे तो किन कंडीशंस के साथ आप जाएंगे। नमाज में और अजान के अंदर एक गैप रखना होगा, अपनी जान नमाजें अपने घरों से लेके जाएं, हर दफा जो है सैनिटाइज करके आए, और वहाँ के मसाजिद के लोग जो है वो भी इसमें क्या कहते हैं, हेल्प करें, मदद करें। इसी तरह क्वारंटाइन पीरियड के लिए जो है अपने मदारिस उन्होंने दिए। तो अच्छी बात तो ये है कि भाई यहाँ हम उद्धव ठाकरे साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस पीरियड में बहुत जिम्मेदारी से ये वक्त गुजारा। इसको बिल्कुल उन्होंने नेग्लिजेंस के, हालांकि उन पर इल्जाम भी था और सब कुछ तकलीफें भी थी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने बहुत जिम्मेदारी का एहसास किया।
और मैं समझती हूँ कि यह हक है। और दूसरी कम्युनिटीज का हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर इस्लामिकली एक हक है कि वो किसी भी दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, हमें बढ़ के, आगे बढ़ के, मतलब एक मुसलमान की जिम्मेदारी और इस पर सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों ने उस सवाल के लिए अपने आप को तैयार किया कि वो अल्लाह को जवाब दे। बेशक बेशक बेशक। एक आखिरी जो सवाल, जो एक बात निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक का जो मरहला शुरू हुआ, यूपी में खास तौर से मसाजिद में जो नमाजी की तादाद पाँच पाँच की इजाज़त दी गई है, जबकि लॉकडाउन में भी पाँच ही की इजाज़त थी कि भाई कम से कम मुसलमान वहाँ पर नमाज पढ़े, चार पाँच जो होंगे। यहाँ तक कि रमज़ान में भी मुसलमानों ने इस पर अमल किया। लेकिन अब अनलॉक होने के बाद में भी मसाजिद बड़ी बड़ी है, जहाँ पर 50-100 लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है। तो कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। नहीं, ये इसको मैं नाइंसाफी नहीं समझती हूँ, ये एहतियात की बात है। हुकूमत का इस मामले में कोई दूसरा इंटेंशन हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हालात अभी भी खराब हैं। अभी भी जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लाशों की लाशें निकल रही, बल्कि मीडिया वो चीज नहीं दिखा रहा है कि कितनी लाशें जो हैं वो मुर्दा खाने में रखी हुई हैं। लोगों के रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं, शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, एक एक दफा में 20-20 लाशें आ रही हैं, कई कई 100 एक एक पूरे दिन के अंदर जा रही हैं। तो नहीं, ऐसे पाँच ऐसे पाँच हालात पाँच की में तादाद तो उस्मा नाइर साहबा, पाँच की तादाद तो उस वक्त थी जब लॉकडाउन था। अब तो अनलॉक किया गया है ना। अब थोड़ा राहत दी गई, छूट दी गई है, मॉल भी खुल रहे हैं, दुकानें भी खोली जा रही है, सब कुछ, और बसें भी शुरू हो गई है। ये सारी चीजें शुरू होने के बाद जब मसाजिद पर ही क्यों ये इस तरह का कानून बनाया जा रहा है कि सिर्फ पाँच। नहीं, सारे ही मजहबी मकामात के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, सिर्फ मसाजिद के नहीं है। मगर मैं ये भी कहूंगी कि ये भी गलत हो रहा है, इतना बसों की इजाजत और इतना खुल के वो सब करना, इसलिए कि अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है मामला। जी ये तो अभी चलेगा और चल रहा है, जी सब हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, तो अभी जी खतरनाक है मामला। जी। और इस मामले में जो ताउन हो वो करें, इंशाल्लाह जाएंगे मसाजिद को, फिर जाएंगे, फिर भरेंगी मसाजिदें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी के साथ हम अपने आज के इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। उस्मा नाइर साहिबा, आपका और अतिया फिरदौस का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।